अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल साइंस जो 8th किया है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसकी इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। हमने 1.8 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, अब देन हम 1.9 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पेज नंबर 9 ओपन करें स्टूडेंट्स। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनली ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। इंटरनली अंदरूनी तौर पे जो किडनी है वो 3 रीजन्स पर मुश्तमिल होती है, तकसीम होती है। रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है, ये रेनल कॉर्टेक्स है। देन ये जो आपको इस तरह की शक्ल में जो नज़र आ रहा है ये रेनल मेडुला है। एंड देन ये जो पार्ट है ये रेनल पेल्विस है। अब हम इसकी डिटेल में पढ़ते हैं ये चीज़ें क्या है। रेनल कॉर्टेक्स द आउटर मोस्ट रीजन, ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये रेनल कॉर्टेक्स है। रेनल मेडुला इज़ द मिडल रीजन विच इज़ डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मैसेज। जो दरमियानी हिस्सा है उसे रेनल मेडुला कहते हैं। ये मखरूती किस्म की शक्लें होती हैं, साख्तें जिन पर डिवाइड होता रहता है, उस पर तकसीम होता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्ल रेनल पैरामिड, जिसको रेनल पैरामिड बोलते हैं। लास्ट जो पार्ट है इसका, लास्ट जो हिस्सा है, रीजन है, रीनल पेल्विस इज़ द इनर एरिया वेयर यूरिन इज़ ड्रेन्ड। ये दरमियानी हिस्सा होता है जहाँ पर यूरिन जो है पास आउट होता है। सॉरी, पास आउट नहीं, मीन्स के वहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। द यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव्स इनटू यूरेटर, और इसके बाद रीनल पेल्विस से होता हुआ वो यूरिन जो है मूव कर जाता है यूरेटर में। हमारा वो जो 1.9 क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक ही था। अब हम देखते हैं हमारा 1.10 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। पेज नंबर 9 पे ही आपको नेफ्रॉन नज़र आ रहा होगा। 1.10 क्वेश्चन का आंसर नेफ्रॉन वाला टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। 2 पार्ट है, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब हम इसको डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 10। रीनल कॉर्पसल, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का सबसे पहले वाला हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर, ये 2 साख्तों पर मुश्तमिल होता है, ग्लोमेरुलस एंड ब्यूमेन कैप्सूल। 2 इसकी साख्तें हैं। ग्लोमेरुलस is a tuft of blood capillaries formed by the division and subdivision of small arteries and veins. ग्लोमेरुलस है ये जो है खून की नालियों का एक ऐसा गुच्छा है जो कि सब डिवाइडेड और सब डिवाइड होता है स्मॉल आर्टरीज और वेन्स में, जो कि खून की आर्टरीज और वेन्स के अंदर उसकी तकसीम दर तकसीम होती रहती है। ब्यूमेन कैप्सूल इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लोजिंग ग्लोमेरुलस। ब्यूमेन कैप्सूल क्या है, एक कप की तरह की शेप की स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर घिरा होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्यूमेन कैप्सूल है, सी शेप, इसी तरह कप शेप, सॉरी, और इसी तरह ये इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। अब हम देखते हैं रेनल ट्यूब्यूल। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर ब्यूमेन कैप्सूल। ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है नेफ्रॉन का, ब्यूमेन कैप्सूल से आगे स्टार्ट होता है। द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो पहला कॉइलनुमा हिस्सा होता है रेनल ट्यूब्यूल को, उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। द नेक्स्ट पार्ट इज़ यू शेप एंड इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हैनले। जो अगला पार्ट है वो यू शेप का होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और जो फर्स्ट पार्ट था वो कॉइल शेप का था, कॉइल नुमा था, उसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और जो यू शेप्ड है उसको लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज़ अगेन कॉइल नुमा, मीन्स के जो लास्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का वो अगेन दोबारा कॉइल की शक्ल का कॉइल नुमा होता है, एंड इज कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल, और इसको डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, जो लास्ट पार्ट है ये भी कॉइल की शक्ल का है, इसे डिस्टल ट्यूब्यूल कहेंगे। द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल ट्यूब्यूल, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइंट्स, बहुत सी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो मिलती हैं, एंड ड्रेन इनटू रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस के अंदर जाती हैं या उसमें खुलती हैं। 1.10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक था। अब हम देखेंगे 1.11 क्वेश्चन, जिसमें राइट अ नोट ऑन रिफ्लेक्स सेक्शन, रेनल फेलर एंड डायलिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। पेज नंबर 7 ओपन करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे
टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन 1.11 का जो ए पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी मुहर्रक को रिस्पॉन्स करने के लिए कोई सा भी अचानक या गैर शऊरी अफ़ाल जो है वो अकर होता है जिसके नतीजे में, और उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ फ़ौरन पीछे की जानिब हरकत करता है, मतलब उसको छोड़ता है। ये एक कॉमन सी आम सी एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन की। इन दिस एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ नेक्स्ट पेज स्टिमुलस विच इज रिसीव्ड बाय द सेल्स ऑफ द स्किन। जब किसी गर्म चीज़ को हम हाथ लगाते हैं तो हमारे जो स्टिमुलस हैं वो मुहर्रिक हो जाते हैं। इसी तरह ये जो पैगाम रिसीव बाय, और ये जब हमारा हाथ खींचते हैं पीछे की जानिब, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन रिसीव करता है, हमारे सेल्स ऑफ द स्किन, हमारी जो जिल्द के सेल्स हैं वो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्किन। नर्व इम्पल्स क्रिएट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं वो नर्व इम्पल्स को ये मैसेज पहुंचाते हैं। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, इसको सेंसरी न्यूरॉन्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं। द इंटरन्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन्स। जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वो ट्रांसमिट करते हैं इस इम्पल्स को कहाँ से कहाँ तक, इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक। The motor neurons carries the impulse to the arm muscles. मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारी बाजू के मसल्स या जैसा कि जिन्हें इफेक्टर्स भी बोलते हैं वहाँ तक इस पैगाम को लेके जाते हैं। द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसके नतीजे में क्या होता है, जो आर्म के मसल्स होते हैं, बाजुओं के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं एंड द हैंड इज पुल्ड बैक। तो हम अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन। वो पाथवे, वो रास्ता जो कि नर्व इम्पल्सेस को कंप्लीट करता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उससे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, अ सेंसरी न्यूरॉन्स, अ मोटर न्यूरॉन्स, अ इंटरन्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, रिसेप्टर्स पर, सेंसरी न्यूरॉन्स पर, इंटरन्यूरॉन्स पर, मोटर न्यूरॉन्स पर और इफेक्टर्स पर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे, बी वाला, रीनल फेलर। पेज नंबर 10 ओपन करें। यहाँ पे आपको 1.4.2 पर एक नज़र आ रहा होगा टॉपिक रीनल फेलर। रीनल फेलर मीन्स गुर्दों का नकारा हो जाना। रीनल फेलर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलर ऑफ किडनी टू वर्क। ये एक मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर गुर्दों का नकारा हो जाना, काम ना करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या उस बीमारी को क्या कहते हैं, रीनल फेलर, यानी गुर्दों का नकारा हो जाना। The main causes of renal failure are long-term infections, diabetic mellitus and hypertension. मेन जो उसकी वजूहात हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्फेक्शन हो जाना, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। डायबिटीज़ या डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल से। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। हाइपरटेंशन क्या है, हमारे जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, उस स्टेट को कहते हैं। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी में ऑल्सो रिजल्ट इन रेनल फेलर। हमारा खून की जो सप्लाई है वो सडन तौर पर, अचानक तौर पर बंद हो जाना गुर्दों को, ये भी गुर्दों का नकारा होने की वजह बनती है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ रेनल फेलर। गुर्दों को जो नकारा होने वाली बीमारी है रेनल फेलर, इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, एक डायलिसिस वाला मेथड यूज़ किया जाता है और एक किडनी ट्रांसप्लांट वाला। इसके बी पार्ट का आंसर यहाँ तक था। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे, डायलिसिस। पेज नंबर 13 पे है डायलिसिस। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। खून को आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से साफ करना डायलिसिस कहलाता है। इट इज़ डन बाय मशीन कॉल्ड डायलिसर। ये एक मशीन के ज़रिए किया जाता है जिस मशीन को डायलिसर बोलते हैं। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास थ्रू द डायलिसर विच कंटेन्स डायलिसिस फ्लूइड। पेशेंट का जो ब्लड है वो डायलिसर से गुजारा जाता है जिसके अंदर क्या होते हैं, डायलिसिस फ्लूइड। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलिसर। ब्लड जो है, खून जो है वो डायलिसर की ट्यूब्स के साथ फ्लो करता है। एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दीज ट्यूब्स। और जो डायलिसिस का फ्लूइड है वो उसके अराउंड, उस ट्यूब्स के इर्द गिर्द बहता है। द वेस्ट मटीरियल मूव फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड
जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पे मूव कर जाते हैं, ब्लड से होते हुए डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव कर जाते हैं। एंड द क्लीन ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी, और साफ़ खून जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा मुंतकिल किया जाता है। सी पार्ट का आंसर यहाँ तक था। अब आप अगेन अपने पेज नंबर 17 पे आ जाएं। 1.12 पे था आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये 2 डायग्राम दी हुई हैं, इनको हमने लेबल करना है। सबसे पहले वाली डायग्राम का नाम है, आपने एज इट इज़ नोट करते जाना है, नर्व सेल और न्यूरॉन। ये जो पार्ट है ये डेंड्राइट है, देन ये इसका न्यूक्लियस, एक्सॉन एंड टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, और इसको क्या कहते हैं, सेल की बॉडी। ये आपके चैप्टर में एज इट इज़ स्ट्रक्चर दी हुई है, उसके पार्ट्स को हमने बस लेबल करना है। सेकंड पे था ये वाला स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये राइट वाली किडनी है और ये यूरेटर है, वही नाली या ट्यूब। इसी तरह इसे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और ये लास्ट पे यूरेथ्रा। आपने इसको एज इट इज़ मार्क कर लेना और नोट भी कर लेना। इसको अपनी होमवर्क वाली कॉपी पर राइट करें और अच्छे से याद करें। आज के लिए लेक्चर इतना ही था। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।